भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 1975 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में। साथियों, अगर हम लोग 1980 की बात करें तो इस वक्त जो टीवी वगैरह, टीवी या फिर टेलीफोन हो गया, इसका जो प्रसार है वो जोर शोर से हो रहा था। ठीक है। 1972 की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता होता है। 1972 में शिमला समझौता होता है और शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच किया जाता है शिमला समझौता। 1975 की बात करें तो 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये इमरजेंसी लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है, और आपातकाल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 356 में देखा जाता है। और भारत के जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में जब आपातकाल लगाया जा रहा था तो उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे राष्ट्रपति। तो 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसके बाद आपातकाल क्यों लगाया गया था? तो इसके सबसे पीछे बड़ा कारण था, बिहार से रिलेटेड है वो सवाल, और कारण था बिहार में टोटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होना, यानी संपूर्ण क्रांति होना। और संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं हमारे जेपी बाबू, जिनको जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। और बिहार वासियों या फिर कह सकते हैं पूरे भारतवासियों इन्हें प्यार से लोक नायक कहते हैं। तो लोक नायक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ये जयप्रकाश नारायण को, जो कि संपूर्ण क्रांति के प्रणेता हुए। और ये एक छात्र आंदोलन था जो जाकर आगे भारत में ये चलकर संपूर्ण क्रांति का रूप धारण करता है, जिस वजह से इमरजेंसी लगा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है 1975 में ही रिलीज किया गया था। और आर्यभट्ट भारत के एक गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्रज्ञ हुए, जिन्होंने भूगोल ये जीरो का आविष्कार किया, और ये कह सकते हैं तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी भी सबसे पहले गणना जो है आर्यभट्ट के ही द्वारा किया गया। आर्यभट्ट की बात करें साथियों तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया था यूएसएसआर की मदद से, क्योंकि 1991 में जो है वो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो यूएसएसआर रहता है। तो यूएसएसआर के द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया जाता है 1975 में। बाकी सारा ऑप्शनों का तमाम ये कह सकते हैं खालसा हो चुका है। बाकी 1980 में जो है वो टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर ये सब पर भारत में क्या किया गया? प्रसार बढ़ाया गया। और 1980 में ही देखा गया कि जो भारत है वो उदारीकरण की तरफ जो अपना मुख जो है वो मोड़ चुका है। तब नंबर 2 से इतने सारे सवालों को आप राइट कर नोट डाउन खींचकर नोटबुक में रखेंगे। ये सारे एग्जाम आपके एसएससी के लिए पूछा गया है, तो आप इसे गौर कर से देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से लॉन्च किया गया और यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुआ? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें साथियों तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे जो बनाया गया था वो 3 स्तर के थे। कितने स्तर के? 3 स्तर के। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो सबसे पहले पंचायती व्यवस्था की जो लागू किया गया वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया, और वो किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया और उसके बाद 11 अक्टूबर के आसपास आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू कर दिया जाता है। बाकी 2 अक्टूबर को क्यों किया गया? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को गांवों का जो है ना हृदय कहा गया था। और ये सबसे पहले कथन कहने वाले व्यक्ति हमारे राष्ट्रपिता ये महात्मा गांधी थे। इस वजह से इनको ये कहा गया कि यादगार के रूप में हम लोग इस दिन ही जारी करेंगे। तो 2 अक्टूबर 1959 को जारी किया गया। बाकी महाराष्ट्र की बात करें साथियों तो महाराष्ट्र में आप देखें तो काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार होता है, और जहाँ काली मृदा का अधिक विस्तार है तो वहाँ कपास होना जाहिर सी बात है। इसी वजह से काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को हम लोग चिपचिपी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा
मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जब ज़्यादा मात्रा में मिट्टी अवशोषित करेगी पानी को तो वो दरारें पैदा करेंगी। तो काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी, चिपचिपी मिट्टी और दरार वाली मिट्टी भी कहते हैं। और साथ में काली मिट्टी का एक अन्य नाम है रेगुर मृदा, रेगुर मृदा। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। बाकी कुछ एरियो में लाल और काली मिट्टी का भी उत्पादन मतलब कि देख सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शुगर मिलों की संख्या सर्वाधिक है और चीनी का उत्पादन ये सबसे ज्यादा करता है, तो इसलिए चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आप ये सारे सवालों को आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था, इसको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। चलिए अच्छा, आपसे पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी रहे हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी व्यक्ति बाबू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुआ करते थे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को अगर दे दिया जाए ग्रामों में तो ये इसमें जो चुनाव लड़ेंगे लोग वो जाहिर सी जो अमीर लोग हैं जिनकी जमीनें ज़्यादा है वही वोट चुनाव लड़ेंगे और वही जीतेंगे, और जब वो जीतेंगे तो गरीबों पर शोषण किया जाएगा, तो फिर पंचायती राज का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो विरोधी रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के जनक भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, मेघालय में या असम में? तो उससे पहले अगर हम लोग ऑप्शनों की बात करें तो मेघालय से आप पहाड़ी याद कर सकते हैं, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां प्रमुख है जिसमें खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और गारो पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे चाय की खेती होती है, चाय की खेती। देखिए चाय का खेती असम और दार्जिलिंग दोनों करता है, लेकिन सबसे पहले चाय के मामले में GI टैग 2008 में GI टैग ये चाय को जो है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बाकी केरल और दार्जिलिंग दोनों चाय का उत्पादन करते हैं, लेकिन मेघालय भी करता है। मेघालय में गारो की पहाड़ियां पे की जाती है। बाकी खासी पहाड़ियां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि देखिए वर्षा में आप स्नान कीजिएगा तो खांसी हो जाएगा, तो खासी की पहाड़ियां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और यहीं पे चेरापूंजी और मानसिन राम नामक स्थान है, ये दोनों स्थानों पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो किया जाता है मेघालय के द्वारा। बाकी नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु में ही रॉक कट मेमोरियल हॉल स्थित है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। बाकी अगर हम लोग असम की बात करें तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप एक चीज याद कर सकते हैं, उत्तराखंड में आपका कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत के साथ साथ उत्तराखंड में एक ये कह सकते हैं, उत्तराखंड में जो है एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी का नाम हैली नेशनल पार्क भी हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार इसका हाल ही में नाम चेंज कर, जिम कॉर्बेट का नाम चेंज कर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से रामगंगा, जो कि गंगा की सहायक नदी है, वो नदी प्रवाह होती है, इस कारण इसका नाम पड़ गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट पार्क की जो स्थापना है उत्तराखंड में वो 1945-6 के आसपास किया गया था। तो 4 नंबर आपका सवाल क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर सवाल कहता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? एकदम सबसे इजीएस्ट सवाल है, तो आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह, आप लोग सही जवाब की ओर आगे बढ़े, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो ये क्यों हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली अपनाया जा रहा था, 3 कठिया प्रणाली यहाँ पे अपनाया जा रहा था, यानी कि अगर 1 कट्ठा जमीन है तो जिसमें से 3 कट्ठा पे नील की खेती कीजिए और 17 कट्ठा जो है अपना उपजाऊ कीजिए। जिस कारण यहाँ के जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो
1916 में एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करती है। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार के चंपारण जिला के एक स्थानीय किसान नेता थे, और ये आपके गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हाल ही में लौट कर आए थे 1915 में, तो 1916 में ये जो है मुलाकात ये दोनों को हो जाता है, जिसमें राजकुमार शुक्ल जो है रूबरू कर आते हैं, बिहार के परिचय देते हैं ये आपके महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी ये निर्णय लेते हैं कि अब जो है चंपारण में हम आकर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और ये सफल, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन, जहां भारत की आजादी का लड़ाई का पहला आग फूंका गया, वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, यहीं से गांधी जी ने आजादी का पहला लड़ाई शुरू किया, और ये वही बिहार की धरती है जहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी हुआ है। ठीक है, चंपारण में नहीं हुआ लेकिन बिहार में हुआ। बिहार के किस जिले में हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी चंपारण की बात करें तो चंपारण जिला अपने आप में एक पूरे ऑल ओवर 3800 जिला में सबसे बड़ा जिला था, लेकिन बाद में इसको जो है अलग अलग कर दिया गया, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला हमारा नेपाल से बाउंड्री को शेयर करता है, और ये पश्चिमी चंपारण जिला जो है वो किस चीज़ का उत्पादन में अग्रणी है, इस चीज़ का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही राय देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि सुई की घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो सुई की घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ह्यूजेंस किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन ह्यूजेंस किया था। बाकी गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो दूरबीन का खोज किया है, दूरबीन का खोज किया है। बाकी अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का क्या नाम था? उस थ्योरी का अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत भी दिए हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ही दिए थे। ठीक है, E = mc²। ठीक है, बाकी एक लुई पाश्चर हुए, वो क्या किए थे? तो लुई पाश्चर जो है वो पाश्चराइजेशन मेथड, यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु है उसको लंबे समय तक ठीक रखना है तो उसे गर्म कीजिए, इसी प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं, जो कि लुई पाश्चर दिए थे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है, और इसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाकी सेकंड संविधान सभा की जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को किया जाता है, और इसमें परमानेंट अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? पारसी अध्यक्ष। इन्हीं के द्वारा 1867 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, और इस चीज का और धन निष्कासन का भी सिद्धांत देने का काम दादा भाई नौरोजी ही किए। और दादा भाई नौरोजी का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाकी महानलोबिस की बात करें तो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महानलोबिस मॉडल पर ही आधारित था। अमर्त्य सेन की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बाकी रघुराम राजन की बात करें तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार में राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु गौर है, जिसे इंडियन विशॉन भी कहा जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ से गंगा डॉल्फिन की बात करें तो गंगा डॉल्फिन एकमात्र जलीय जीव, भारत का एकमात्र एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। तो आप लोग बताइए विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसका नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ था? भागलपुर। तो भागलपुर में ही स्थित है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। अच्छा, अब डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं 5 दिसंबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। बाकी विक्रमशिला तो बता ही दिए। उसके बाद आपका एक और पूछेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। बाकी यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछ सकता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये भागलपुर में स्थित है, और इसको किसने बनाया था?
तो इसको बनाया था पालवंश के राजा गोपाल ने। किसने बनाया था? गोपाल या धर्मपाल। गोपाल या धर्मपाल आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, दोनों में से गोपाल किए थे या धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, ठीक है, धर्मपाल या गोपाल, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10 नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हमारा 10वां नंबर सवाल कहता है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पाश्चर, गैलीलियो, न्यूटन, थॉमसन। तो आपको बता दें कि थर्मामीटर का आविष्कार जो है ये गैलीलियो के ही द्वारा किया गया था। बाकी दूरबीन का भी खोज गैलीलियो के ही द्वारा किया गया। बाकी जे थॉमसन की बात करें तो जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन यानी ई के पावर नेगेटिव का भी खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। अच्छा, प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया बताइए? तो चैडविक के द्वारा जो है प्रोटीन का खोज किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था, ठीक है। पाश्चर के द्वारा पाश्चर का पूरा नाम लुई पाश्चर है और लुई पाश्चर के द्वारा पाश्चराइजेशन मेथड का खोज किया गया। बाकी न्यूटन जो है वो न्यूटन ने प्रिंसिपिया बुक में अपना न्यूटन के जो 3 नियम है उसका उल्लेख करता है और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। बाकी इसमें कुछ डिस्कशन लाइक बचा नहीं है, तो इसका शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तब 1593 में गैलीलियो ने थर्मास्कोप बनाया जिसे आगे चलकर आधुनिक थर्मामीटर कहा गया। तो साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आपको ये वीडियो डिस्कशन के अकॉर्डिंग कैसा लगा आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।